रात के 12 बज रहे थे। आज मेरी मीटिंग काफ़ी देर से समाप्त हुई थी, इसलिए घर आने में देरी हो गई। मेरे अनुमान से घर में सब सो चुके होंगे। अम्मा को तो वैसे भी मैंने इत्तला कर दिया था कि मेरा खाने पर इंतज़ार मत करना और चुपचाप सो जाना। गेट बंद कर जैसे ही मैं घर के मुख्य दरवाजे की ओर मुड़ा तो किसी की आवाज़ सुनाई दी। तब घर के पिछले गेट की ओर चल दिया, लेकिन छोटे भाई बहन मुझे देखते ही शांत हो गए। अरे, यह कोई वक्त है यूँ बात करने का? नींद नहीं आती क्या तुम दोनों को? दोनों ने सिर उठाकर देखा। दोनों की ही आंखों में परेशानी के साथ साथ मायूसी भी थी। सब कुछ ठीक तो है ना? राजेश ने फिर पूछा। हाँ भैया, घर में तो सब ठीक ही है। तो फिर गड़बड़ कहाँ है? राजेश ने अनिल की बात काटी। रश्मि की ज़िंदगी में भैया, रुचि बोली, और वह भी बिना वजह। समझ नहीं आ रहा कैसे उसकी मदद करें। रश्मि रुचि की खास सहेली थी और उसकी और अनिल का झुकाव भी राजेश की पैनी नज़रों से छिपा नहीं था। पूरी बात बताओ, राजेश ने आराम से बैठते हुए कहा। हो सकता है मैं कुछ मदद कर सकूं। अनिल भड़क उठा। सुन रुचि, पहले तो सब ठीक ही था। जीजी का इनकार रुपेश के दादाजी की हत्या के बाद ही शुरू हुआ है ना? तो भैया ठहरे मास्टरमाइंड, जरूर यह मसला भी सुलझा देंगे। रुचि ने चिढ़कर अनिल की ओर देखा। हत्या से रश्मि बेचारी का क्या लेना देना? खैर, फिर भी भैया आप रश्मि के लिए कुछ ना कुछ सुझाव तो दे ही सकते हैं। रुचि बोली। आप जानते ही हैं कि रश्मि ने भी अनिल के साथ IIM अहमदाबाद की प्रवेश परीक्षा दी है और उसे भरोसा है कि वह सफल हो जाएगी। मगर उसके घर वाले चाहते हैं कि परीक्षा का नतीजा आने से पहले ही वह शादी कर ले। फिर अगर उसकी ससुराल वाले चाहे तो वह पढ़ाई जारी रख सकती है। पैसे की बात नहीं है भैया। रश्मि के पापा शादी के बाद भी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने को तैयार हैं। शादी किससे हो रही है? राजेश ने पूछा। अभी तो रश्मि से कहा है कि उसे कोई पसंद है तो बता दे। वे लोग उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने को तैयार हैं, और अगर उसे कोई पसंद नहीं है तो वे ढूंढ लेंगे। यानी किसी भी कीमत पर उन्हें रश्मि की शादी करनी है। राजेश ने फिर रुचि की बात काटी। मगर क्यों? रुचि ने फिर गहरी सांस ली। इसकी वजह है रश्मि की जीजी वंदना का अजीब व्यवहार। वंदना जीजी की पड़ोस में रहने वाले रुपेश से बचपन से दोस्ती थी और दोनों की सगाई की तारीख भी तय हो चुकी थी। लेकिन अचानक वंदना ने शादी करने से मना कर दिया। रुपेश से ही नहीं, किसी से भी। उसका कहना है कि उसे शादी से इनकार नहीं है, पर उसे कुछ समय दिया जाए। घर वालों ने 2 साल से ज़्यादा समय दिया, मगर वंदना जीजी अभी भी और समय चाहती हैं। घर वाले परेशान हो गए हैं। उनका ख्याल है कि उन्होंने वंदना को नौकरी करने की छूट देकर गलती की है, और यही गलती वे रश्मि के साथ नहीं दोहराना चाहते हैं। दूध का जला छाछ तो फूकेगा ही। वंदना के व्यवहार की वजह क्या है? राजेश ने पूछा। यही तो वह नहीं बताती। वजह पता चल जाए तो रश्मि सबको समझा तो सकती है कि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं है। वह पढ़ाई ख़त्म होने पर शादी कर लेगी, पर फिलहाल IIM की पढ़ाई और शादी एक साथ करना ना तो मुमकिन है और ना ही मुनासिब। यह तो है वह हत्या वाली बात। तुम क्या कह रहे थे अनिल? वंदना और रुपेश की सगाई से कुछ रोज पहले रुपेश के दादाजी की हत्या हो गई थी। हत्या क्यों और किसने की, यह आज तक पता नहीं चल सका। रुचि ने बताया। लेकिन इससे वंदना के इनकार का क्या ताल्लुक? हो भी सकता है वंदना और रुपेश जाने पहचाने से नाम हैं। राजेश कुछ सोचते हुए बोला। ये लोग सुंदर नगर में पास पास की कोठियों में तो नहीं रहते? जी हाँ, रुचि बोली। आप कैसे जानते हैं? ये दोनों कॉलेज में मेरे से 2 साल पीछे थे और मेरे निर्देशन में दोनों ने नाटकों में अभिनय भी किया था। हमारे एक नाटक चोट का चयन अखिल भारतीय नाटक प्रतियोगिता में होने पर हम सब दूसरे शहर में उसके मंचन के लिए भी गए थे, और तब हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैंने एक बार जब रुपेश से पूछा था
कि वंदना के साथ शादी वादी करने का इरादा है तो उसने बड़ी गंभीरता से हाँ कहा था। शादी के लिए इनकार रुपेश नहीं वंदना कर रही है। हालांकि रुपेश ने भी अभी शादी की बात नहीं की है। काम की व्यस्तता के कारण 2-3 साल पहले उसने IBM की एजेंसी ली और मार्केट में पैर जमाने के लिए बहुत भाग दौड़ कर रहा था। अब धंधा जम गया है और वह शादी कर सकता है। यह सुनकर वंदना के घर वाले बेचैन हो गए। भैया, क्या आप रुपेश से मिलकर वंदना के इनकार की वजह नहीं पूछ सकते? रुचि ने पूछा। जब इनकार वंदना कर रही है तो रुपेश से क्यों, वंदना से क्यों नहीं? मुझे वंदना से मिलवा सकती हो? हाँ, जब भी आप चाहें। शादी ना करने के सिवा उन्हें और किसी बात से इनकार नहीं है, रुचि बोली। मेरा मतलब है किसी से मिलने जुलने से उन्हें कोई परहेज नहीं है। क्यों ना मैं कल शाम को रश्मि के घर चली जाऊं और आप मुझे लेने वहां आ जाओ। ठीक है, मैं ऑफिस से निकलने से पहले तुम्हें फ़ोन कर दूंगा ताकि तुम वंदना से मुलाकात का जुगाड़ भिड़ा सको। अगले दिन जब राजेश रुचि को लेने पहुंचा तो वह वंदना और रश्मि के ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। अरे सर आप? वंदना चौंकी। आप यहाँ कैसे वकीलिनी जी? राजेश ने भी उसी अंदाज में कहा। फिर रुचि और रश्मि की ओर देखकर बोला, मेरे एक नाटक में यह वकील की पत्नी बनी थी, तब से मैं इसे वकीलिनी जी ही बुलाता हूँ। चूँकि मैं नाटक का निर्देशक और सीनियर था सो वंदना मुझे सर ही कहेगी। लेकिन रश्मि, तुमने कभी जिक्र ही नहीं किया कि तुम्हारी जीजी अखिल भारतीय नाटक प्रतियोगिता जीत चुकी है। रुचि ने भी कभी आपके बारे में कहाँ बताया। इन लड़कियों को किसी और के बारे में बात करने की फुर्सत ही नहीं है, वंदना बोली। सर, मुझे आपसे कुछ सलाह लेनी है। कभी थोड़ा समय निकाल सकेंगे मेरे लिए? कभी क्यों, अभी निकाल सकता हूँ, बशर्ते आप एक कप चाय पिला दें, कह राजेश मुस्कुराया। चाय पिलाए बगैर तो हमने आपको वैसे भी नहीं जाने देना था भैया, रश्मि बोली। मैं चाय भिजवाती हूँ, आप इत्मीनान से दीदी के कमरे में बैठकर बातें कीजिए। माँ पापा रोटरी क्लब की मीटिंग में गए हैं, देर से लौटेंगे। और बताओ वकीलनी जी? अपनी मुंशी जी, मेरा मतलब है रुपेश कहाँ हैं आजकल? राजेश ने वंदना के कमरे में आकर पूछा। वंदना ने गहरी सांस ली। है तो यहीं पड़ोस में, लेकिन मुलाकात कम ही होती है। क्यों, बहुत व्यस्त हो गए हो तुम दोनों या कुछ खटपट हो गई है? राजेश ने बात काटी। इतने व्यस्त भी नहीं हैं और ना ही हमारी जानकारी के अनुसार कोई खटपट हुई है। मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई है शायद, वंदना हिचकिचाते हुए बोली। उसी बारे में आपसे बात करना चाह रही थी। आपके बारे में अक्सर पढ़ती रहती हूँ, कई बार आपसे मिलना भी चाहा, मगर समझ नहीं आया कैसे मिलूँ। सर, मुझे लगता है रुपेश ने अपने दादाजी की हत्या की है। राजेश चौंक पड़ा कि यह वजह है शादी न करने की, लेकिन वंदना से पूछा, शक की वजह? जिस रात दादाजी की हत्या हुई, मुझे लगता है मैंने रुपेश को छत से कूदकर भागते हुए देखा था, लेकिन रुपेश का कहना है कि वह उस समय पिछली सड़क पर हो रही अपने दोस्त की शादी के मंडप में था। दादाजी की हत्या की सूचना भी उसे वहीं मिली थी। लेकिन तुम्हें लगता है कि भागने वाला रुपेश ही था? जी सर, हत्या का कोई मकसद भी सामने नहीं आया, ना तो कुछ चोरी हुआ था और ना ही दादाजी की किसी से कोई दुश्मनी थी। हत्या से किसी को व्यक्तिगत लाभ? सिर्फ रुपेश को, जो केवल मुझे मालूम है, क्योंकि दूसरों की नज़रों में तो दादाजी वैसे ही सब कुछ उसके नाम कर चुके हैं। जो तुम्हें मालूम है या जो भी तुम्हारा अंदाज़ा है, मुझे विस्तार से बताओ वंदना। मैं वादा करता हूँ मैं जहाँ तक हो सकेगा तुम्हारी मदद करूँगा। माँ का कहना था कि मुझे प्रवक्ता की नौकरी ना करनी दी जाए, क्योंकि फिर मैं अपने दादाजी के फ्रिज और टीवी के शोरूम में बैठने वाले रुपेश से शादी करने को मना कर दूंगी। पापा ने उन्हें समझाया कि रुपेश खुद ही फ्रिज और टीवी बेचने के बजाय विदेशी कंप्यूटर की एजेंसी लेना चाह रहा है। इसी सिलसिले में कानूनी सलाह लेने उनके पास आया था। उसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है। रुपेश को बड़ी आसानी से एजेंसी मिल जाएगी और कंप्यूटर विक्रेता से शादी करने में उनकी लेक्चरार बेटी को कोई ऐतराज़ नहीं होगा। तब माँ ने फिर शंका जताई कि दादाजी अपनी बरसों पुरानी चीज़ों को छोड़कर कंप्यूटर बेचने से रहे, तो पापा ने बताया कि
शोरूम तो दादाजी रुपेश के नाम कर ही चुके हैं, सो वह उसमें कुछ भी बेचे, उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा। माँ तो आश्वस्त हो गई, लेकिन पापा का सोचना गलत था। दादाजी कंप्यूटर की एजेंसी लेने के एकदम खिलाफ थे। वे कंप्यूटर को फ्रिज या टीवी की तरह रोज़मर्रा के काम आने वाली और धड़ल्ले से बिकने वाली चीज़ मानने को तैयार ही नहीं थे। दादाजी ने शोरूम जरूर रुपेश के नाम कर दिया था, लेकिन उसे चलाते अभी भी वे खुद ही थे, अपनी मनमर्जी से। जिस ग्राहक को जितना चाहा उतनी छूट या किस्तों की सुविधा दे दी। कौन सा मॉडल या ब्रांड लेना बेहतर रहेगा, इस पर वे हर एक ग्राहक के साथ घंटों सलाह मशवरा और बहस किया करते थे। कंप्यूटर की एजेंसी लेने से तो उनकी अहमियत ही ख़त्म हो जाती, जिसके लिए वे बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्होंने रुपेश से साफ कह दिया कि उनके जीते जी तो उनके शोरूम में जो आज तक बिकता रहा है वही बिकेगा। कुछ दूसरा बेचने के लिए रुपेश को उनकी मौत का इंतज़ार करना होगा। रुपेश ने मुझे यह बात बताते हुए कहा था कि दादाजी के इस अड़ियल रवैये से मेरा कंप्यूटर विक्रेता बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। मैं दादाजी का शोरूम संभालने को तैयार ही इस लालच में हुआ था कि IBM की एजेंसी लूँगा, वरना पापा और उदय भैया की तरह भी मैं चार्टर्ड अकाउंट बनकर उनके ऑफिस में ही बैठा रहूँगा। वैसे अभी भी मैं फ्रिज टीवी बेचकर तो रोटी कमाने से रहा। जब तक मैं अपने करियर का चुनाव ना कर लूँ वंदना, मैं सगाई शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मुझे उसकी बात सही लगी और मैंने उसे भरोसा दिलाया कि मैं किसी तरह सगाई टलवा दूंगी, इसके पहले कि वे कोई बहाना खोज पाते। रुपेश फिर आया। वह बहुत सहज लग रहा था। उसने कहा कि मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। कुछ रोज बाद हमारी सहपाठी रवि की शादी थी। रुपेश उसकी बारात में मेरे साथ खूब नाचा। खाने के बाद रुपेश ने कहा कि रवि के सभी दोस्त उसे मॉरल सपोर्ट देने को विदाई तक रुक रहे हैं, सो वह भी रुकेगा। उसने मुझे भी ठहरने को कहा, मगर मुझे कुछ कापियाँ जांचनी थी, सो मैं घर वालों के साथ वापस आ गई। रुपेश के घर में एक जामुन का पेड़ है, जिसकी शाखाओं ने हमारी छत को घेरा हुआ है। मैं तब ऊपर छत वाले कमरे में रहती थी। रुपेश और दादाजी का कमरा भी उनकी ही छत पर था। दादाजी की सोने के बाद पेड़ की डाल के सहारे रुपेश अक्सर मेरे कमरे में आया करता था यानी अब नहीं आता। राजेश ने बात काटी, क्योंकि दादाजी की हत्या के बाद पापा ने मुझे अकेले ऊपर नहीं रहने दिया। हाँ, तो मैं बता रही थी कि उस रात पत्तों की आवाज़ सुनकर मुझे लगा कि रुपेश आ गया है। मैं बाहर आई, पत्ते तो हिल रहे थे, लेकिन छत पर कोई नहीं था। मैंने नीचे से झाँक कर देखा तो पेड़ से उतरा कोई भागता नजर आया और दादाजी के कमरे से उनके नौकर राजू के चिल्लाने की आवाज़ें आईं कि देखो दादाजी को क्या हो गया। मैं भागकर नीचे आई और सबको राजू के चिल्लाने के बारे में बताया। हम लोग रुपेश के घर गए। दादाजी के मुंह पर तकिया रखकर किसी ने दम घोंटकर उनकी हत्या कर दी थी। राजू दादाजी के लिए दूध लेकर ऊपर जा रहा था कि गिलास पर ढक्कन की जगह रखी कटोरी गिर सीढ़ियों से झनझनाती हुई नीचे चली गई। शायद उसी की वजह सुनकर हत्यारा कहीं छिप गया था। सब उसकी तलाश करने लगे, मगर मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने हत्यारे को पेड़ से उतरते और दीवार फांदते देखा था, क्योंकि मैंने उसकी शकल तो नहीं, सिर्फ लिबास देखा था, वैसा ही रेशमी कुर्ता पजामा जैसा रुपेश पहने हुए था। पापा ने मेरे छोटे भाई बंटी को फंक्शन हॉल से रुपेश को लाने भेजा। मेरा ख्याल था कि रुपेश वहाँ नहीं होगा, लेकिन बंटी रुपेश को लेकर आया। गौर से देखने पर भी रुपेश के कपड़ों पर पेड़ पर चढ़ने उतरने के निशान नहीं थे और रुपेश भी परिवार के अन्य सदस्यों की तरह ही हैरान था। फिर तुम्हें यह सब क्यों हुआ कि हत्यारा रुपेश ही है? राजेश ने बीच में पूछा। क्योंकि अगले दिन जब पुलिस ने पेड़ के नीचे जूतों के निशान देखे तो वे जोधपुरी जूतियों के थे, जिन्हें रुपेश उस समय भी पहने हुए था। सही साइज का पता नहीं चल रहा था, क्योंकि भागने की वजह से निशान अधूरे थे। रुपेश शक के घेरे में आ गया, मगर उसने अपने बचाव में रवि की शादी की वे तस्वीरें दिखाई, जिनमें वह उस समय तक रवि के साथ था जब तक बंटी उसे बुलाने नहीं गया था। पुलिस ने भले ही उसे छोड़ दिया, लेकिन मुझे लगता है कि रुपेश ही था। एक तो पेड़ पर चढ़ने उतरने का रास्ता उसे ही मालूम था,
दूसरे दादाजी की मौत से फ़ायदा भी उसे ही हुआ। 13वीं के तुरंत बाद उसने एजेंसी लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। रहा सवाल तस्वीर का, तो खाने और फेरों के दरमियान तो लगातार तस्वीरें कहाँ खींचते हैं सर। फोटोग्राफर भी उसी दौरान खाना खाते हैं। फंक्शन हॉल घर के पीछे ही तो था। दीवार फांद कर आने जाने और तकिए से मुंह दबाकर किसी बुजुर्ग को मारने में समय ही कितना लगता। तुमने इस बारे में रुपए से बात की? नहीं सर, आज पहली बार आपको बता रही हूँ। तुमने अपनी सगाई या शादी कैसे टाली? दादाजी की मृत्यु के तुरंत बाद तो सवाल ही नहीं उठता था। उसके बाद रुपेश भी बहुत व्यस्त हो गया था। घर पर आता तो था, मगर पापा से सलाह मशवरा करने और मैं अपनी तरफ से उससे अकेले मिलने की कोशिश ही नहीं करती थी। साल भर बाद जब माँ ने सगाई की जल्दी मचाई तो मैंने उनसे साफ कहा कि मुझे शादी से पहले कुछ समय चाहिए। रुपेश के घर वाले भी उसकी व्यस्तता के चलते अभी शादी करने की जल्दी में नहीं थे, सो मेरे घर वाले भी मान गए। और रुपेश से मिलना जुलना कैसे कम किया? वंदना मुस्कुराई। उसे समझा दिया सर कि हमें ज़्यादा मिलते जुलते देखकर माँ शादी जल्दी करवा देंगी। चूंकि रुपेश भी धंधा जमने के बाद ही शादी करना चाहता था, सो मान गया। वैसे भी उसे फुर्सत तो थी नहीं, लेकिन अब जब भी फुर्सत मिलती है आ जाता है और माँ का शादी वाला राग शुरू हो जाता है। अब आप ही बताइए सर। वंदना के तर्क में दम तो था, लेकिन राजेश फिलहाल उससे सहमत होने को तैयार नहीं था। उसने तस्वीरों को फिर से गौर से देखा, फिर रुपेश को फ़ोन करके बुलाया। इन तस्वीरों में दुल्हा और तुम्हारे दूसरे दोस्त तो अपने कॉलेज के साथी ही हैं, सिवा एक के जो हर तस्वीर में तुमसे सट कर खड़ा है। राजेश ने टिप्पणी की। वह मेरा बिजनेस पार्टनर दिलीप है सर। अमेरिका से कंप्यूटर में डिप्लोमा करके आया है। आपको तो मालूम ही होगा सर, IBM की एजेंसी लेने के लिए कंप्यूटर स्पेशलिस्ट होना अनिवार्य है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बेचने का अनुभव और एक बड़े AC शोरूम का मालिक होना भी। मैंने और दिलीप ने साथ मिलकर ये सब शर्तें पूरी करके जोनल डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है। कब से जानते हो दिलीप को? बचपन से सर। हमारे घर में एक बहुत बड़ा जामुन का पेड़ है। हम दोनों अक्सर उस पर बैठकर कुछ बड़ा कुछ हट कर करने की सोचा करते थे, उस पेड़ की तरह ही विशाल। दिलीप तो इसी फिराक में अमेरिका निकल गया। मैं दादाजी की मोह और वंदना की मोहब्बत में कहीं नहीं जा सका, मगर दिलीप बचपन की दोस्ती और सपने नहीं भूला था। उसने वापस आकर मुझसे भी कुछ अलग और बड़ा करवा ही लिया। रुपेश, इस केस को सुलझाने के लिए हो सकता है कि मुझे इन तस्वीरों में मौजूद तुम्हारे सभी दोस्तों से पूछताछ करनी पड़े। आप जब कहेंगे सबको ले आऊँगा सर, लेकिन उससे पहले अगर आप वंदना से पूछताछ कर ले तो हो सकता है कि कोई अहम बात पता चल जाए। वह कैसे? मालूम नहीं सर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वंदना को कुछ पता है, क्योंकि दादाजी की हत्या के बाद वह पहले वाली वंदना नहीं रही है। हमेशा बुझी बुझी सी रहती है। दादाजी से खास लगाव था उसे। वह तो सभी को था सर, उनकी शख्सियत ही ऐसी थी। दादाजी की हत्या की खबर सुनते ही तुम्हारे साथ कितने दोस्त आए थे? कोई नहीं सर, क्योंकि बंटी से यह सुनते ही कि दादाजी बेहोश हो गए हैं, मैं किसी से कुछ कहे बिना फ़ौरन उसके स्कूटर के पीछे बैठकर आ गया था। कोई तुम्हारी तलाश में तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आया? नहीं सर, रुपेश ने इनकार में सिर हिलाया। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस रात तो डॉक्टर और पुलिस के अलावा हमारे परिवार के साथ सिर्फ वंदना के घर वाले ही थे। सुबह होने पर उन लोगों ने औरों को सूचित किया था। अगली दोपहर को वंदना के साथ इंस्पेक्टर राजेश को अपने शोरूम में देखकर रुपेश हैरान रह गया। खैरियत तो है सर? फिलहाल तो है, राजेश ने लापरवाही से कहा। तुमने कहा था कि वंदना से पूछताछ करूं, सो बातचीत करने को इसे यहाँ ले आया हूँ। तुम्हारे बिजनेस पार्टनर नहीं हैं? है सर, अपने केबिन में। तो चलो उन्हीं के केबिन में बैठते हैं, राजेश ने कहा। रुपेश दोनों को बराबर वाले केबिन में ले गया। दिलीप से राजेश का परिचय करवाया। कहिए क्या मंगवाऊँ, ठंडा या गरम? दिलीप ने औपचारिकता के बाद पूछा। वे सब बाद में, अभी तो बस रुपेश के दादाजी की हत्या के बारे में कुछ सवालों की जवाब दे दीजिए, राजेश ने कहा। दिलीप एकदम बौखला गया। उस बारे में भला मैं आपको क्या बता सकता हूँ? मुझे तो हत्या की सूचना भी वंदना से अगली सुबह मिली थी।
यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ दिलीप, कि जब पूरी शाम आप रुपेश के साथ थे तो आपने इसे बंटी के साथ जाते हुए कैसे नहीं देखा? दिलीप सकपका गया, लेकिन रुपेश बोला, असल में सर, उस समय कंगना खेला जा रहा था और सब दोस्त एक घेरे में बैठकर रवि को उत्साहित करने में लगे हुए थे। बिल्कुल, असल में मैंने सबको रोका ही रवि को कंगने के खेल में जितवाने के लिए ही था, दिलीप तपाक से बोला। मगर आप स्वयं तो उस समय वहाँ नहीं थे। क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? दिलीप ने उत्तेजित स्वर में राजेश की बात काटी। मैं रवि की बगल में बैठकर उसकी पीठ थपथपा रहा था। तो फिर आप इस तस्वीर में नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं? राजेश ने एल्बम दिखाया। ना आप इस तस्वीर में हैं और ना इसके बाद की तस्वीरों में। आप तकलीफ़ ना करिए, मैं ही बता देता हूँ कि आप कहाँ थे। बाथरूम में था, ज़्यादा खाने पीने के बाद जाना ही पड़ता है, दिलीप ने चिढ़े स्वर में कहा। जी नहीं, उस समय आप दादाजी के कमरे में थे, राजेश ने शांत स्वर में कहा। आपकी योजना हो सकती है कि हत्या करके फिर मंडप में आने की हो, लेकिन जल्दी जल्दी पेड़ से उतरते हुए आपके कपड़े खराब हो गए थे, सो आपने वापस आना मुनासिब नहीं समझा। आप जो भी कह रहे हैं, इसका कोई सबूत है आपके पास? दिलीप ने चुनौती के स्वर में पूछा। अभी लीजिए, जरा पीट करके खड़े होने की जहमत उठाएंगे आप, और रुपेश तुम भी इनके साथ पीट करके खड़े हो जाओ, कह राजेश वंदना की ओर मुड़ा। इन दोनों को गौर से देखो वंदना, प्राय एक सा ही ढांचा है, और अंधेरे में ढीले ढाले कुर्ते में यह पहचानना मुश्किल था कि पेड़ से कूद कर भागने वाला रुपेश था या दिलीप। आप ठीक कहते हैं सर, वंदना चिल्लाई। मुझे यह ख्याल पहले क्यों नहीं आया कि दिलीप ने भी रुपेश के जैसे ही कपड़े पहने हुए थे, और उसके पास तो हत्या करने के रुपेश से भी बड़ी वजह थी। उसने तो IBM की एजेंसी लेने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था सर। वह नौकरी छोड़कर और अपना ग्रीन कार्ड वापस करके अमेरिका से वापस आया था। रुपेश ने वंदना के कंधे पकड़कर उसे हिलाया। यह क्या कह रही हो वंदना? तुमने पहले कभी बताया तो नहीं कि तुमने किसी को भागते हुए देखा था? कैसे बताती? उसे शक जो था कि भागने वाली तुम हो, इसीलिए बेचारी शादी टाल रही थी और गुमसुम रहती थी। संयोग से मुझसे मुलाकात हो गई और असलियत सामने आ गई। भागने की बेवकूफ़ी मत करना दिलीप, मेरे आदमियों ने तुम्हारा शोरूम घेरा हुआ है। मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारे स्टाफ के सामने तुम्हें हथकड़ी लगा कर ले जाऊँ, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो, क्योंकि उस रात कमरे के दरवाज़ों, छत की मुंडेर वगैरह पर से पुलिस ने जो उंगलियों के निशान उठाए थे, वे तुम्हारी उंगलियों के निशानों से मिल ही जाएंगे। वैसे वंदना ने वजह तो बता ही दी है, फिर भी मैं चाहूँगा कि तुम चलने से पहले रुपेश को बता ही दो कि तुमने ऐसा क्यों किया, राजेश ने कहा। हाँ दिलीप, तूने तो मुझे भरोसा दिया था कि तू लाभ का पूरा ब्यौरा देकर दादाजी को मना लेगा या एक और शोरूम लेने की व्यवस्था कर लेगा, फिर तूने ऐसा क्यों किया? रुपेश ने दुखी स्वर में पूछा। और करने को था ही क्या? दादाजी कुछ सुनने या अपने शोरूम का सामान छोटे शोरूम में शिफ्ट करने को तैयार ही नहीं थे, और बड़ा शोरूम लेने की मेरी हैसियत नहीं थी। तेरे यह बताने पर कि तूने शोरूम अपने नाम करवा लिया है, मैं अपनी बढ़िया नौकरी छोड़कर और ग्रीन कार्ड वापस करके यानी अपने भविष्य को दांव पर लगाकर यहाँ आया था। दादाजी यह जानने समझने के बाद भी कंप्यूटर बेचने में बहुत फ़ायदा होगा, अपने वर्चस्व का मोह त्यागने को तैयार ही नहीं थे। उनकी इस जिद के कारण मैं हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकता था ना? दिलीप ने कड़वे स्वर में पूछा। अच्छा किया दिलीप बता दिया, तुम्हारे लिए इतना तो करवा ही दूंगा कि जेल में तुम्हें एक दिन भी हाथ पर हाथ धरकर बैठना ना पड़े। हत्यारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादाजी को मारने की? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रोते हुए रुपेश ने नितिन का गला पकड़ लिया। नहीं नहीं रुपेश, छोड़ो इसे, कहकर वंदना और राजेश बीच बचाव करने आ गए। देखते ही देखते दिलीप को गिरफ्तार कर ले जाए जाने लगा। राजेश जाते वक्त रुपेश को आश्वस्त कर गया कि इसे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिन सज़ा दिलवाने की कोशिश करूँगा, अब तुम शांत रहो। वंदना और रुपेश एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े थे। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें, नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।